19वीं सदी के यूरोप में कौम परस्ती का नज़रिया आखिर कैसे उभरा? इसकी जड़ें उस वक्त के समाजी ढांचे में बहुत गहरी हैं और आइए आज हम इसी का जायजा लेते हैं। आज हम जिन कौमों को जानते हैं उनके वजूद में आने से बहुत पहले यूरोप एक गहरी तकसीम का शिकार बर्र-ए-आज़म था। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, आखिर ये इतनी बड़ी तब्दीली शुरू किसने की? ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस वक्त के मुआशरे को देखते हैं जो कौम परस्ती से पहले के यूरोप पर हावी था। ये एक बहुत ही सख्त दो दर्जों वाला मुआशरा था। देखें, इस दौर में समाजी और सियासी तौर पर मोटे तौर पर सिर्फ दो ही ग्रोहों की अहमियत थी। सबसे ऊपर अशराफिया और सबसे नीचे किसान तबका। ये जो अशराफिया थी ना, ये एक छोटा सा ग्रोह था, लेकिन सारी ताकत इन्हीं के पास थी। ज़मीन इनकी, हुकूमत इनकी। और दिलचस्प बात यह है कि वो किसी एक मुल्क से नहीं, बल्कि दौलत, ज़मीन और ख़ानदानी रिश्तों की वजह से आपस में जुड़े हुए थे। उनकी कोई एक कौमी शनाख्त नहीं थी। और दूसरी तरफ थे किसान, जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। मतलब समाज की बुनियाद यही लोग थे, लेकिन उनकी हकीकत पूरे बर्र-ए-आज़म में एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ थी। मगरबी यूरोप में तो फिर भी किसानों के पास थोड़ी बहुत आज़ादी थी। वो या तो किराए पर ज़मीन लेकर काम करते थे या खुद छोटे मोटे ज़मींदार थे। लेकिन जैसे ही आप मशरिक की तरफ जाते हैं, हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। वहाँ एक निज़ाम था जिसे ज़रई ग़ुलामी कहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये किसान अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे। वो कानूनी तौर पर ज़मीन के साथ बंधे हुए थे। अगर ज़मीन बिक गई तो वो भी साथ में बिक जाते थे, बिल्कुल एक जायदाद की तरह। ऐसा लगता था कि ये सदियों पुराना निज़ाम कभी नहीं टूटेगा। लेकिन फिर एक नई मौशी कुव्वत आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सनतकारी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम से नहीं हुई। ये इंग्लैंड से शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मगरबी और वस्ती यूरोप में फैलती गई। और इसके साथ ही नई शहर बनने लगे, नई मुलाजमतें पैदा हुईं और दौलत का एक बिल्कुल नया तस्वुर सामने आया। और ये बात बहुत दिलचस्प है, सनती पैदावार से सिर्फ चीज़ें ही नहीं बन रही थी, बल्कि लोगों का एक पूरा नया ग्रोह पैदा हो रहा था। एक ऐसा ग्रोह जो ना तो अमीर अशराफिया में फिट होता था और ना ही गरीब किसानों में। तो ये नया मुतवस्सित तबका था कौन? ये थे सनतकार, कारोबारी लोग, उस्ताजा, प्रोफेसर्स, मतलब पढ़े लिखे लोग। उनकी ताकत विरासती ज़मीन से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपने कारोबार और अपने इल्म से आती थी। अच्छा, तो अब हम अपने मरकजी सवाल की तरफ वापस आते हैं। अब मैदान में 3 खिलाड़ी थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कौम परस्ती की लहर इसी नए ग्रोह यानी मुतवस्सित तबके से शुरू हुई? इस बात को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम तीनों ग्रोहों की सूरत हाल को आमने सामने रखकर देखें। अब यहाँ देखें, सारी कहानी साफ हो जाती है। अशराफिया तब्दीली क्यों लाती? निज़ाम तो उनके फ़ायदे में था, उनके तो मज़े थे। किसान वो तब्दीली चाहते तो थे, लेकिन उनके पास ना इल्म था ना वसाइल कि वो मुनज़्ज़म हो सकें। तो फिर कौन बचा? सिर्फ मुतवस्सित तबका, जिनके पास तब्दीली लाने की वजह भी थी और सलाहियत भी। और बस यही वजह है कि पूरे यूरोप में कौम परस्ती को आगे बढ़ाने वाली असल कुव्वत यही मुतवस्सित तबका बना, क्योंकि इनके पास तालीम थी, माशी आज़ादी थी और सबसे बढ़कर वो इस पुराने निज़ाम से तंग आ चुके थे। तो ये सब हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। जब भी मुआशरे में कोई नया तबका ताकत हासिल करता है तो सबसे पहली चीज़ क्या बदलती है? ये तारीख का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है।